गुड मॉर्निंग। नेक्स्ट क्लास में अपन आज पढ़ेंगे कैंसर। लास्ट क्लास में अपन ने डिस्कस किया था, इसको याद रखना है। इसका जो डायग्नोस्टिक टेस्ट होता है उसको हम बोलते हैं एलिजा। बहुत बार पूछते हैं, इसकी फुल फॉर्म भी तुमको आनी चाहिए, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे। नेक्स्ट है हमारा कैंसर। कैंसर क्या होता है? कैंसर इज द अनकंट्रोल्ड डिवीजन ऑफ सेल। कैंसर क्या होता है? वैसे तो सेल डिवीजन एक बहुत ही कंट्रोल्ड प्रक्रिया है ना, इसको पूरी तरह से नियंत्रित किया जाता है, लेकिन कई बार ये नियंत्रण हट जाता है ना। कुछ सेल डिवीजन यानी कोशिका विभाजन का नियंत्रण हट जाता है तो कोशिका एकदम स्वतंत्र हो जाती है और सिर्फ डिवाइड ही डिवाइड होती रहती है। 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, है ना। इस तरह से डिवीजन होता ही रहता है। भाई कहने को अपन ये बोलते हैं कि रोज अपने अंदर 100 सेल की अगर डेथ होती है तो 100 नई सेल्स भी बनती है। 100 सेल रोज मर रही है और 100 सेल नई बन रही है, तो ये सामान्य है ना। पर अगर आपके अंदर 100 सेल तो मर रही है और 120 सेल नई बन रही है, तो भैया ये क्या है? कैंसर है। क्या है ये? कैंसर है ना। 100 सेल मर रही है, 100 सेल नहीं बन रही है, यू आर नॉर्मल। बट 100 सेल्स की डेथ हो रही है जबकि बन 110 रही है, 120 रही है, तो वो क्या है? कैंसर है भैया ना। अनकंट्रोल्ड डिवीजन ऑफ सेल। बार बार सेल का डिवीजन होने से क्या बनता है? ट्यूमर बनता है। एक सेल का मास बनता है ना। इस तरह से सेल का एक गुच्छा बन जाता है। उस गुच्छे को हम क्या बोलते हैं? ट्यूमर। ठीक है। अब देखो कैंसर कब होता है? वैसे नॉर्मल सेल शो ए प्रॉपर्टी कॉल कॉन्टैक्ट इनहिबिशन। हमें बताए सेल्स टिश्यू के अंदर होती है और टिश्यू में सेल्स पास पास इस तरह से क्या रहती है? अटैच रहती है। क्या रहती है? अटैच रहती है। हर एक सेल दूसरी सेल को देखो क्या है? कांटेक्ट में है। हर एक सेल दूसरी सेल के क्या है? कांटेक्ट में है। ठीक है, कांटेक्ट में है भैया ना। तो ये कांटेक्ट जो है, ये एक दूसरे के डिवीजन को क्या करता है? रोकता है। जैसे मान लो एक सोफा है ना, उस पे 3 लोगों के बैठने की जगह है। अब 3 ही लोग उस पर बैठे हुए हैं, है ना। तो अब क्या बताओ, कोई जैसे अपन घर पे अपने एक बड़ा सोफा और आप अकेले बैठे हो तो क्या चुपचाप सीधे बैठे रहोगे? नहीं, आपकी टांगे उस तरफ होगी, शरीर यूं एकदम नीचे की तरफ खिसका होगा, हर कैसे से ही बैठे होंगे सोफे पे। लेकिन मान लो उसी सोफे पर 4 लोग बैठे हुए हैं, तो बताओ क्या तुम्हें हिलने डुलने की जगह मिलेगी? नहीं, क्योंकि जैसे ही तुम हिलोगे डुलोगे तुम्हारा बॉडी दूसरे पास जो बैठा है उससे क्या करेगा? टच करेगा, है ना। तो तुम्हें हर कैसे ही बैठने के लिए वो क्या करता है? रोकते हैं, है ना। सेम वही चीज है। तो यहां पर ये सेल है, जैसे मान लो ये सेल है। अब इस सेल के डिवीजन को ये पास वाली सेल्स रोकती है। अरे भाई ज्यादा मत बढ़, हम भी यहीं इसी दुनिया में है ना, हम भी यहीं बैठे हैं। तू चाहे आराम से पांव पसार के बैठ जाए सोफे पे, ये पॉसिबल नहीं है। सोफे में इतनी जगह है, अपन सब मिलजुल के शांति से बैठे रहेंगे, है ना। तो ये क्या कहती है? नॉर्मल सेल शो ए प्रॉपर्टी कॉल कॉन्टैक्ट इनहिबिशन, यानी एक दूसरे का कॉन्टैक्ट उनको अनकंट्रोल्ड डिवीजन से क्या करता है? रोकता है। एक दूसरे का कांटेक्ट उनको अनकंट्रोल्ड डिवीजन से क्या करता है? रोकता है। ठीक है। बाय विच कांटेक्ट विद अदर सेल इनहिबिट देयर अनकंट्रोल ग्रोथ, है ना। दूसरी सेल के साथ जो उनका कांटेक्ट है वो उसको अनकंट्रोल्ड डिवीजन से रोकता है। इसमें वो सोफे वाला एग्जांपल याद रखना, है ना। एक सोफा है, 3 लोग बैठ सकते हैं, तीनों ही बैठे हुए हैं, तो तुम आराम से हर कैसे ही नहीं बैठ सकते। एक टांग तो उस हाथ रखने की जगह पे थोड़ा यूं हाथ पीछे टेढ़ा मेढ़ा बैठे हो, आराम से ऐसे तुम नहीं बैठ सकते, है ना। क्यों? क्योंकि दूसरे लोगों से तुम टच करोगे, और टच करोगे तो वो तो नहीं कहेंगे भाई पांव हटा, ये तेरा हाथ हटा, यहां रख वहां रख, है ना। सेम वही चीज है। जैसे सिनेमाघर में मूवी देखने जाते हो, है ना। सिनेमाघर में मूवी देखने जाते हो, फुल मान लो सिनेमाघर फुल भरा हुआ है। अब बोलो तुम हर कैसे बैठोगे क्या? नहीं। अब मान लो सीटें खाली है तो तुम्हारी पांव जो है वो अगली वाली सीट पे चले जाएंगे, लटका दोगे तुम उनको।
अब नॉर्मल मान लो अगर सिनेमा अगर फुल भरा होता है तो कोई दूसरा आदमी तुमको अपने ऊपर पांव रखने देता है क्या? नहीं रखने देता, क्योंकि वो उसको कांटेक्ट करता है ना। तो इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं कांटेक्ट इनहिबिशन, जिससे सेल दूसरी सेल के डिवीजन को क्या करती है? रोकती है। और कैंसर सेल जो होती है हैव लॉस्ट द प्रॉपर्टी ऑफ कांटेक्ट इनहिबिशन, और कैंसरस सेल के अंदर यह क्षमता चली जाती है ना। कैंसरस सेल्स के अंदर कांटेक्ट इनहिबिशन की प्रवृत्ति नहीं होती है, इसीलिए वो परवाह नहीं करती। अरे तुम चाहे जितने भी बैठे हो, मुझे उससे कोई परवाह नहीं है, मैं तो मेरे जैसे पांव पसार के बैठना है वैसे ही बैठूंगा। ठीक है। अब कैंसर अलग अलग तरह के होते हैं, एक तो होता है बिनाइन ट्यूमर और एक होता है मैलिग्नेंट ट्यूमर। बिनाइन ट्यूमर जो होता है किसी एक जगह पे होता है, रिमेन कन्फाइंड टू देयर ओरिजिनल लोकेशन, जहां पर होता है वहीं पर बना रहता है ना। जैसे मान लो तुम्हारे हाथ में गांठ हो गई, अब वो गांठ हाथ में ही बनी रहेगी, फैलेगी नहीं इधर उधर, तो उस ट्यूमर को हम क्या बोलते हैं? बिनाइन ट्यूमर। ये इजीली ट्रीट भी किए जा सकते हैं, सर्जरी के थ्रू उस गांठ को क्या कर लिया जाता है? निकाल लिया जाता है। पर खतरनाक वाला जो है वो है मैलिग्नेंट ट्यूमर। ठीक है। मास ऑफ डिवाइडिंग सेल्स कॉल्ड नियोप्लास्ट। मैलिग्नेंट सेल्स में क्या होता है? बहुत बड़ा समूह होता है सेल्स का जो बार बार डिवीजन करती रहती है, उसको हम बोलते हैं नियोप्लास्ट। क्या बोलते हैं? नियोप्लास्ट। ठीक है, नियोप्लास्ट होता है। अब क्या होता है? ट्यूमर सेल्स। अब ये जो नियोप्लास्ट की सेल्स होती है रीचेस डिस्टेंट साइट थ्रू ब्लड, ये ब्लड में चली जाती है उस नियोप्लास्ट की सेल और अलग अलग जाकर नया नया ट्यूमर पैदा करती है। जैसे मान लो तुम्हारे एक जगह पे ट्यूमर हुआ, अब वो ट्यूमर तुम्हारे ब्रेन में भी चला गया, लंग्स में फैल गया, हर जगह पूरी बॉडी में जो फैल जाता है उस ट्यूमर को हम क्या बोलते हैं? मैलिग्नेंट ट्यूमर। कौन होता है? जैसे ल्यूकोमिया एक तरह का ब्लड कैंसर है, लिम्फोमा ये भी एक तरह का लिम्फ में जो कैंसर फैलता है उसको है। अब हमें पता है ब्लड और लिम्फ शरीर में हर जगह जाते हैं, है ना, तो ये जहां जाएंगे वहां अपनी गांठ बनाएंगे, है ना। तो ऐसे कैंसर खतरनाक होते हैं। ठीक है। और ये एक दूसरे की जो फैलने की प्रवृत्ति होती है ना, शरीर में अलग अलग जगह पे फैलने की प्रवृत्ति होती है, इसको हम बोलते हैं मेटास्टैटिस। क्या बोलते हैं? मेटास्टैटिस। या नोट्स में साफ लिखा हुआ नहीं है यहां पर, इसको बोलते हैं मेटास्टैटिस, है ना। तो बिनाइन ट्यूमर जहां है वहीं बने रहते हैं और मैलिग्नेंट ट्यूमर शरीर में ब्लड के द्वारा अलग अलग जगह पर फैल जाते हैं। ये लेस फैटल, कम घातक होते हैं और ये बहुत ज्यादा घातक होते हैं। कैंसर के कारण क्या है? ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ नॉर्मल सेल इनटू कैंसर सेल कैन बी इंड्यूस्ड बाय, तीन चीजों से कैंसर हो सकता है। कोई भी सेल कैंसर सेल बन सकती है ना। तीन कारण होते हैं, या तो फिजिकल फैक्टर, केमिकल फैक्टर या बायोलॉजिकल फैक्टर। फिजिकल फैक्टर जैसे सूरज में जो होती है आयोनाइजिंग रेडिएशन, जैसे आपके ऊपर एक्सरे गिर गई है, गामा रेज गिर गई है ना, तो ये आपके अंदर कैंसर पैदा कर सकती है। नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन जैसे यूवी रेज, यूवी रेज का बहुत ज्यादा एक्सपोजर भी आपके अंदर क्या पैदा कर सकता है? नॉर्मल सेल को किस में बदल सकता है? कैंसर सेल में बदल सकता है। केमिकल, अब देखो जो कारक कैंसर पैदा करता है उसे हम क्या बोलते हैं? कार्सिनोजन। ठीक है। जो कारक, फैक्टर रेस्पॉन्सिबल फॉर कैंसर, उसको हम क्या बोलेंगे? कार्सिनोजन। कार्सिनोजन। जो कारक कैंसर पैदा करता है उसको हम बोलते हैं कार्सिनोजन। जैसे केमिकल कार्सिनोजन जैसे टोबैको, स्मोक, तंबाकू और सिगरेट से जो उसमें कुछ कारण होते हैं वो हमारे अंदर कैंसर पैदा कर सकते हैं। बायोलॉजिकल कार्सिनोजेंस यानी जैविक, है ना, कुछ वायरस जो होते हैं वो भी हमारी नॉर्मल सेल को किस में बदल दे सकते हैं? कैंसर में बदल सकते हैं। तो ऐसे वायरस जो हमारे अंदर कैंसर पैदा करते हैं उन वायरस को हम क्या बोलते हैं? ऑन्कोजेनिक वायरस। बहुत सी सिंपल सी बात है, ऐसे वायरस जो हमारे अंदर कैंसर पैदा करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? ऑन्कोजेनिक वायरस। और ऐसे जीन जो हमारे अंदर कैंसर पैदा करते हैं उनको हम क्या, उनके जीन को हम क्या बोलते हैं? वायरल ऑन्कोजीन।
है ना। उनका ही कुछ डीएनए होता है जो हमारे डीएनए के साथ जुड़कर हमारी सेल को कैंसर सेल में बदल देता है। उन जीन्स को हम क्या बोलते हैं, वायरल ऑन्कोजीन्स। ठीक है। अब ये पीएमटी बहुत बार पूछा जाता है, प्रोटो ऑन्कोजीन्स या सी ऑन्कोजीन्स, है ना। अब देखो ये क्या होता है, सेल्यूलर ऑन्कोजन बोलते हैं इनको, सेल्यूलर ऑन्कोजीन्स। सी ऑन्कोजीन का मतलब सेल्यूलर ऑन्कोजीन्स। ये हमारी हर सेल में होता है, मेरे भी है हर सेल में, तुम्हारे भी हर सेल के अंदर है, जिनको हम क्या बोलते हैं, सेल्यूलर ऑन्कोजीन, विच व्हेन एक्टिवेटेड अंडर सर्टेन कंडीशन ट्रांसफॉर्म नॉर्मल सेल इनटू कैंसरस सेल्स। देखो जैसे ये सी ऑन्क है, सेल्यूलर ऑन्कोजीन, ये नॉर्मल जीन है ना, ये नॉर्मल जीन है। पर अगर इसमें क्या हो जाए, कोई चेंज, परिवर्तन हो जाए, तो ये हमारे अंदर क्या पैदा कर सकता है, कैंसर, है ना। तो यानी अब ये किस में बदल जाएगा, ऑन्कोजीन में। तो ऐसे जीन जो हमारे अंदर अभी तो नॉर्मल है, अभी तो ये नॉर्मल है, पर व्हेन एक्टिवेटेड अंडर सर्टेन कंडीशन, कुछ परिस्थितियों में अगर ये एक्टिवेट हो गए तो हमारी नॉर्मल सेल को किस में बदल सकते हैं, कैंसरस सेल में। याद रखना ये हर आदमी के अंदर होते हैं, हर सेल के अंदर ये जीन होते हैं, पर हमारे अंदर अभी ये किस अवस्था में है, इनएक्टिवेटेड। कौन सी अवस्था में है, निष्क्रिय अवस्था में है। मान लो ये किसी कारण से सक्रिय हो गए, मान लो यूवी रेज आपके ऊपर गिरी उस सेल के अंदर और ये सी ऑन्क जीन बदल गया, तो ये हमारे अंदर एक्टिवेट हो गया, तो हमारे अंदर ये क्या पैदा कर सकता है, कैंसर पैदा कर सकता है। ठीक है। डिटेक्शन ऑफ कैंसर, कैंसर की जांच कैसे की जाती है, सबसे पहले होती है बायोप्सी। बायोप्सी में क्या किया जाता है, पीस ऑफ सस्पेक्टेड टिश्यू, मान लो तुम्हारे कहीं जगह गांठ हो रही है ना, तो उसका एक छोटा सा पीस निकाल के स्टैन करके माइक्रोस्कोप में देखा जाता है। अगर उसमें पीस ऑफ सस्पेक्टेड टिश्यू है ना, जैसे तुम्हारी गांठ हो गई तो गांठ का एक टिश्यू लेके लैब में जांचेंगे, अगर वहां सेल डिवाइड हो रही है मीडियम के अंदर, तो हाँ भाई ये जो टिश्यू है ये कौन सा टिश्यू है, कैंसरस टिश्यू है। अगर डिवाइड नहीं हो रहा है मतलब कोई नॉर्मल गांठ है भाई, है ना। सिटी स्कैन की फुल फॉर्म होती है कम्प्यूटेड टोमोग्राफी। इसमें कौन सी रेज यूज होती है, एक्सरे को यूज करके हम कैंसर का पता करते हैं। एक होती है एमआरआई, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, है ना, इसका फुल फॉर्म याद रखना। इसमें मैग्नेटिक फील्ड यूज करके आयोनाइजिंग रेडिएशन कौन सी होती है, एक्सरे और गामा रेज। और नॉन आयोनाइजिंग कौन सी होती है, यूवी रेज। आयोनाइजिंग और नॉन आयोनाइजिंग में क्या डिफरेंस है, आयोनाइजिंग ऐसी रे होती है जो आयंस पैदा करती है, जैसे एक्सरे को गिराओगे तो वो आपके अंदर आयंस पैदा करेगी, है ना। और नॉन आयोनाइजिंग जो आपके अंदर आयंस पैदा नहीं करती। बस इनकी फुल फॉर्म याद रखनी है। ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, या तो गांठ हो रही है तो उसे सर्जरी के थ्रू निकाल सकते हैं, या जो कैंसरस सेल्स होती है उन पर रेडिएशन किया जाता है, एक्सरे और गामा रेज का रेडिएशन डाली जाती है ताकि उन सेल्स को क्या किया जा सके, खत्म किया जा सके। या कीमोथेरेपी, कुछ ड्रग्स देते हैं, ठीक है, दवाइयों से कैंसर को ठीक किया जाता है। तो अगर सर्जरी से करते हो तो वो सर्जरी, रेडिएशन से करोगे तो एक्सरे और गामा रे को यूज करोगे, और दवाइयों से सही करोगे तो उसको बोलेंगे कीमोथेरेपी, है ना। पर याद रखना तीनों में ही, तीनों का ही कोई एक पर्टिकुलर इलाज नहीं है। अधिकतर ये तीनों किसमें दिए जाते हैं, कॉम्बिनेशन में, है ना। यानी मान लो किसी के जैसे युवराज सिंह के वो कैंसर हुआ था, है ना, तो सबसे पहले तो उसकी क्या की गई थी, सर्जरी की गई थी। फिर भी सर्जरी के बाद भी एक दो सेल्स भी अगर बच गई वहां पर, तो वो वापस नई गांठ पैदा कर सकती है। तो उन दो सेल्स, एक बची हुई सेल्स को मारने के लिए क्या यूज की जाती है, रेडिएशन और कीमोथेरेपी। यानी असल में इन तीनों का क्या दिया जाता है, कॉम्बिनेशन। ऐसा नहीं कि सिर्फ सर्जरी से कैंसर ठीक हो जाएगा, सिर्फ कीमोथेरेपी से कैंसर ठीक हो जाएगा, या सिर्फ रेडिएशन थेरेपी से कैंसर ठीक हो जाएगा। इन तीनों का क्या दिया जाता है, कॉम्बिनेशन दिया जाता है, ठीक है। और कैंसर पेशेंट्स को आजकल एक अल्फा इंटरफेरॉन भी देते हैं, है ना। इंटरफेरॉन मैंने बताया था एक तरह के साइटोकाइन होते हैं। साइटोकाइन बैरियर में मैंने बताया था कि वायरस इन्फेक्टेड सेल कौन सा प्रोटीन निकालती है, इंटरफेरॉन, जो पास की सेल्स को उसी वायरस से क्या करता है, बचाता है ना। तो अगर वायरस की वजह से अगर कैंसर हो रहा होता है तो उसको इंटरफेरॉन दिया जाता है,
ताकि वो पास की सेल्स में वो कैंसर फैले नहीं। ठीक है, चलिए भाई, अब आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, ड्रग्स एंड अल्कोहल अब्यूज, है ना। अब्यूज यानी मिस यूज। अब्यूज का मतलब क्या हो गया? मिस यूज। देखो, मेडिसिन और ड्रग में बहुत एक पतले धागे सा अंतर है, मेडिसिन और ड्रग्स में, है ना। अफीम दवाई में भी दी जाती है और नशे के लिए भी काम में ली जाती है ना, तो दोनों ही यूज हैं इसके। तो मैं कह रहा हूं ड्रग्स और ड्रग्स एब्यूज और ड्रग्स यूज में बहुत एक पतला सा अंतर है। मेडिसिन और ड्रग्स में क्या अंतर है? दोनों एक ही चीज है। अफीम मेडिसिन में भी काम आती है, मॉर्फिन, अफीम में अंदर मॉर्फिन ही होता है, और ड्रग्स में भी काम आती है ना। ड्रग्स भी लेते हैं, वो भी वजह से वो ब्राउन शुगर होती है, वो भी अफीम से बनती है ना। और अफीम हम दवाई में भी काम में लेते हैं। तो एक बहुत पतला सा अंतर है। क्या अंतर है? अगर तुम डॉक्टर की सलाह से मॉर्फिन को लो तो वो क्या कहलाएगी? मेडिसिन। और अपनी होशियारी से लो तो वो क्या कहलाएगी? ड्रग्स। समझ लो इस चीज को। तुम्हें डॉक्टर ने कहा भाई लो ये थोड़ी बहुत अफीम ले लो, तुम्हारे अंदर पेन किलर करेगी, तुम्हें तो दर्द नहीं होगा, तो वो एक दवाई है। और अपनी होशियारी से नहीं यार मैं तो नशे के लिए लूंगा तो वही मेडिसिन क्या बन गई अब तुम्हारे अंदर? ड्रग्स, नशे की चीज। ठीक है। जो कॉमन ड्रग्स हैं जिनको हम अधिकतर मिसयूज करते हैं वो एक तो है ओपियोइड्स, कैनाबिनॉइड्स और कोका एल्केलॉइड्स। ठीक है। Opioids. Opioids are the drug which binds to opioid receptor. देखो, जैसे ही कोई नशा करता है, अधिकतर ये नशा हमारे ब्रेन पर एक्ट करता है और ब्रेन से हमें फीलिंग आती है ना, कि हमें नशा चढ़ रहा है, मुझे आनंद आ रहा है, मुझे मजा आ रहा है। तो ब्रेन में जिससे वो रिएक्ट करते हैं उनको उनके क्या बोलते हैं? रिसेप्टर। रिसेप्टर का मतलब क्या हो गया? जो उस चीज को ग्रहण करता है ना। जैसे जो तंबाकू और गुटखा खाते हैं उनके रिसेप्टर कहां होते हैं? मुंह के अंदर, है ना, माउथ के अंदर। जैसे ही वो खाते हैं माउथ से रिसेप्टर लेते हैं और उनको चढ़ती है, अरे वाह मजा आ गया भाई, है ना। तो अलग अलग चीज के अलग अलग रिसेप्टर होते हैं। तो जो ये रिसेप्टर को और कुछ नहीं होते हैं, तुमने पढ़ा था 11वीं क्लास में, क्या होते हैं ये? न्यूरॉन्स। क्या होते हैं? न्यूरॉन्स। तो ऐसे न्यूरॉन जो ओपियोइड्स ड्रग को कैच करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? ओपियोइड रिसेप्टर। कहां होते हैं? सीएनएस, वही ब्रेन के अंदर, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट, है ना। क्योंकि अफीम को कई बार देखा होगा लोग पीते हैं, उसको घंटी बोलते हैं, घंटी पी के आ गया, है ना। तो पीने के बाद वो कहां जाएगी? पेट में। पेट में भी वो रिसेप्टर होते हैं जो उसको क्या करते हैं? ग्रहण करते हैं। ठीक है। अब कहां से मिलता है? ऑब्टेन फ्रॉम द लेटेक्स ऑफ पॉपी प्लांट। अब एक तो इसमें प्लांट का नाम याद रखना बेटा, पेपेवर सोमनीफेरम। अफीम के पौधे को हम क्या बोलते हैं? उसका बायोलॉजिकल नाम क्या है? पेपेवर सोमनीफेरम, या इसको बोलेंगे पॉपी प्लांट। ठीक है। मॉर्फिन भी कहते हैं इसको, तुम्हारे बुक में उसका फोटो देख लेना, है ना। अब जैसे एग्जाम्पल हो गया हीरोइन। हेरोइन एक ड्रग है जो असल में क्या है? मॉर्फिन को थोड़ा सा बदल दिया केमिकली, उसका नाम अब क्या हो गया? डाई एसिटाइल मॉर्फिन। ठीक है। किससे मिलती है? मॉर्फिन का हम क्या कर लेते हैं? एसिटाइलेशन जोड़ देते हैं, यानी मॉर्फिक के अंदर हम एसिटिक एसिड और जोड़ देते हैं। ठीक है। किस तरह से लेते हैं? बाय स्नॉटिंग और इंजेक्शन। या तो इंजेक्शन के थ्रू लेंगे हीरोइन को, या स्नॉटिंग। स्नॉटिंग देखा है वो, तुमने पिक्चरों में देखा होगा, एक वो कागज की पुड़िया बनाता है फिर नाक से खींचता है, तो वो नाक से खींचना है, उसको हम बोलते हैं स्नॉटिंग, या इंजेक्शन के थ्रू लेता है। ठीक है। इज ए डिप्रेसेंट, है ना। हेरोइन एक तरह का क्या है? डिप्रेसेंट। ये आपके दिमाग को एकदम क्या कर देता है? रिलैक्स, है ना। जैसे मान लो आपने पूरे दिन आपने अलग अलग काम किया, तो आप डिप्रेस हो जाओगे, है ना, परेशान हो जाओगे, आपका दिमाग क्या है? जल्ला जाओगे। लेकिन ये एक डिप्रेसेंट है। कई बार तुमने देखा होगा अफीम लेने वाले लोग दिन भर खेतों में काम कर लेते हैं बिना किसी शिकायत के, है ना। जितना चाहिए वजन उठाना वो उठा के डाल देते, क्योंकि वो डिप्रेस नहीं होते, तनाव नहीं मिलता है उससे इनको।
ठीक है, और स्लो डाउन बॉडी फंक्शन, और बॉडी फंक्शन को ये क्या कर देते हैं, एकदम स्लो डाउन, है ना। इसी तुम्हें कोई दिमाग भी एकदम ठंडा रहता है, ब्रेन एकदम ठंडा रहता है और ज्यादा परेशानियों को वो मोल नहीं लेता है, ठीक है। ये ओपोइड्स के एग्जाम्पल हो गए। ओपोइड्स में बेटा ये डायग्राम याद रखना, तुम मैं बता रहा हूं बुक के अंदर। ये है, देखो बेटा, ये मॉर्फिन है, इसमें एसिटिक एसिड और जोड़ दिया तो ये डाई एसिटाइल मॉर्फिन हो गया, है ना। पॉपी प्लांट, वो उसके वो चीरा लगाते हैं, फिर वो लेटेक्स निकलता है ना, इससे वो जो व्हाइट व्हाइट कलर का लेटेक्स निकलता है, देखो कैसा होता है, व्हाइट, गंध नहीं होती उसमें, और कड़वा होता है और क्रिस्टलाइन कंपाउंड, ठीक है। नेक्स्ट है कैनाबिनॉइड्स, भांग, जिसको नाम आपने कॉमनली सुना होगा, ठीक है। कैनाबिनॉइड्स आर केमिकल, अब ये किसके रिएक्ट करते हैं, कैनाबिनॉइड रिसेप्टर। देखो जो ड्रग है उसी से उसका रिसेप्टर का नाम है। बोलो ओपोइड ड्रग किससे रिएक्ट करेगी ब्रेन के अंदर, ओपोइड रिसेप्टर से। कैनाबिनॉइड्स ड्रग्स जो होगी वो किससे रिएक्ट करेगी, कैनाबिनॉइड रिसेप्टर से। इनफ्लोरोसेंस यानी फूलों का जो गुच्छा होता है, उस डाली जिस पर फूल लगते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, इन्फ्लोरोसेंस ऑफ कैनाबिस सटाइवा। भांग के पेड़ का क्या, पौधे का क्या नाम है, कैनाबिस सटाइवा। अब इसकी अलग अलग चीजें काम में आती है, इसका फ्लावर टॉप, इसकी पत्ती, इसका रेजिन, है ना, और अलग अलग तरह की ड्रग्स बनती है, जैसे मार्जुइना, हशीश, चरस, गांजा, है ना। अलग अलग चीज से अलग अलग ड्रग्स बनती है, या तो फ्लावर का ऊपर की टिप्स ले लो, या उनकी पत्तियां ले लो, या उनके तने को काट के जो निकला रेजिन उसको ले लो, अलग अलग चीज उनसे बनती है। ये हमारे कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को प्रभावित करता है। कार्डियोवैस्कुलर मतलब हार्ट और पंपिंग ऑफ ब्लड, है ना। वैस्कुलर यानी नलियां, कार्डियो यानी हार्ट। हार्ट की नलियों में ब्लड के फ्लो को बढ़ा देता है, जिससे तुम काफी एनर्जेटिक महसूस करते हो। टेकन बाय इनहेलेशन या ओरल इंजेक्शन, है ना, सीधा मुंह से भांग की गोली को लोग अंदर लेते हैं, है ना। नेक्स्ट है कोका एल्केलॉइड्स, ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट इरिथ्रोजाइलम कोका। ये एक साउथ अमेरिका का प्लांट है भैया ना, दक्षिण अमेरिका का प्लांट है, इसका नाम है इरिथ्रोजाइलम कोका, है ना। और ये हमारे अंदर एक केमिकल होता है, न्यूरोट्रांसमीटर। अपन ने पढ़ा था 11वीं क्लास में कि एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन के पास मैसेज कैसे पहुंचाता है। हमने पढ़ा था न्यूरॉन्स में यहाँ वेसिकल्स फट जाते हैं और इस सिनेप्स में एक केमिकल निकलता है, 11वीं क्लास में अपन ने पढ़ा होगा, है ना। ये केमिकल दूसरे न्यूरॉन को ये मैसेज ट्रांसफर करता है ना। तो ये हमारे संदेशों का आदान प्रदान में काम आता है डोपामाइन, ठीक है। तो ये इस डोपामाइन के ट्रांसपोर्ट को प्रभावित करता है। स्नॉटिंग नाक से लिया जाता है ना। और ये क्या देता है, अब हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर ये एक्ट करता है ना, और प्रोड्यूस ए सेंस ऑफ यूफोरिया। यूफोरिया मतलब असीम आनंद, जो ही खींचते ही लगता है वाह भाई मजा आ गया, जिंदगी के सारे गम दूर हो गए मेरे, तो है ना। ये इस तरह से इसको बोलते हैं यूफोरिया, है ना, असीम आनंद की अनुभूति। इसको हम एक टर्म देते हैं यूफोरिया। और हेलुसिनेशन यानी भ्रम होने लगता है उसको, है ना, अलग ही एक दुनिया में चला जाता है वो इंसान। उसे बाहर क्या हो रहा है उससे उसको कोई पता नहीं होता, पूरी तरह से उसका ब्रेन पर खुद से कंट्रोल हट जाता है ना। ये दोनों फीलिंग होती है भाई, है ना। एक और है धतूरा। धतूरा जो है ये भी नशीला पदार्थ है, एट्रोपा बेलोडोना। प्लांट के नाम एक तो याद रखना बेटा, एक ये कहां पर एक्ट करते हैं, ठीक है। जैसे कोका एल्कलॉइड सीएनएस पर एक्ट करता है, और कैनाबिनॉइड्स जो होते हैं वो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पर एक्ट करते हैं, और अफीम भी सीएनएस पर एक्ट करता है, ठीक है। और दूसरी भी ड्रग्स हैं जैसे बार्बिट्यूरेट्स, एम्फिटेमाइंस, बेंजाडियोजेपाइंस, ये भी दूसरी तरह से अब्यूज की जाती है। इससे कई बार जैसे खांसी की दवा होती है उसको भी लोग अब्यूज करते हैं, है ना। कई बार लोगों को शराब नहीं मिलती है तो खांसी की दवा ले लेते हैं, क्योंकि खांसी की दवा में भी इथाइल अल्कोहल होता है ना, तो वो उसको अब्यूज करने लग जाते हैं, ठीक है भाई। बाकी जो है अपन कल पढ़ेंगे।